डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तकरीबन कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। दोनों को अलग अलग करके हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिफाइन करने के बाद फिर इस पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो डिस्कस करने के हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। गौर से देखें। सो डिस्प्लेसमेंट पर बात कर लेते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। इट इज अ कोर कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे इस पर डायरेक्टली बात करते हैं। इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इज द डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। बट द कोर आइडिया जो लाजवाब कर दे, ऐसा जवाब जो लाजवाब कर दे, वो ये है कि इट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। It is the change in the position of a body in a particular direction। किसी खास डायरेक्शन में कोई बॉडी अपनी पोजीशन जो चेंज करती है, पोजीशन में उस चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसको समझने के लिए कि इसका कोई फार्मूला बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस लूँगा। फॉर सपोज वी आर हैविंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इन दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से दैट इज 8 पॉइंट P इनिशियली। ओके, इस पॉइंट पर है ये। अब इस ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए कोई पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल किया गया है। लेट्स से दैट पोजीशन वेक्टर इज R1। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कोई ना कोई पाथ फॉलो कर रहा होगा और ये कोई ऐसी पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। किसी और इंस्टेंट पर, लेट्स से किसी Q पॉइंट पर इसकी पोजीशन डिस्क्राइब की जा रही है किसी पोजीशन वेक्टर से, एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज R2। व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन P, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन 8Q। ओके, तो पोजीशन में चेंज क्या आया, हम कहेंगे पोजीशन में जो चेंज आया है वो ये है, जिसको अक्सर करके आप S या डेल्टा S से शो करते हैं। मैं यहां पर इसे डेल्टा S से शो करने जा रहा हूं। ये डेल्टा S किसके बराबर है, इसको देख लेते हैं। गौर कीजिएगा, अगर यहां पर वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो ये कोई वेक्टर है R1, इसके हेड के साथ किसी दूसरे वेक्टर की टेल मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 के साथ कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज डेल्टा S। ओके, उसके बाद फिर R1 की टेल से डेल्टा S के हेड तक कोई और वेक्टर ड्रॉ किया गया है, जिसे आप रिजल्टेंट कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू R2। इज इट राइट? यहां से अगर डेल्टा S निकालें तो R1 को उधर शिफ्ट करना होगा, तो डेल्टा S किसके बराबर आया, डेल्टा S इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ओके, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, and this is the change in position. Is it right? This is why we say displacement as the change in position. Clear है यहां तक? Displacement क्या है? Change in position of a body in a particular direction. अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। मुकम्मल तवज्जो के साथ गौर कीजिएगा। सपोज करें कि आप अभी तो सेंटर्स आप लोगों के ऑफ हैं। फॉर सपोज आप कभी अपने सेंटर पर जाएं, ये कोई आपका सेंटर है, मैं सुपर्ब एकेडमी पे पढ़ा रहा हूं, तो ये आपके पास आपका सेंटर है, दैट इज सुपर्ब एकेडमी, राइट। आपकी छुट्टी होगी तो आप अपने घर जाएंगे। लेट्स से दिस इज योर होम स्वीट होम। ओके,
आपको सुपर्ब एकेडमी से अपने घर जाने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। आप कोई ये रास्ता भी चूज कर सकते हैं, इसको मैं पाथ 1 का नाम दे देता हूं। आप कोई ये रास्ता भी चूज कर सकते हैं, घूमते फिरते, चाय वाय पीते हुए, कचहरी करते हुए, दोस्तों से मिलते हुए, शॉपिंग करते हुए आप घर पहुंच गए। इज इट राइट? ओके। और अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आप अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं है, लेकिन आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, ओके, आप अमीर हैं, आपके पास अपना हेलीकॉप्टर है, ओके, जहांगीर तरीन की औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास अपना हेलीकॉप्टर है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने सेंटर की छत से उड़ेंगे और सीधा सीधा आप अपने घर जा पहुंचेंगे, बिना किसी मोड़ के, बिना किसी टर्न के, बिना किसी हिंड्रेंस, बिना किसी तकलीफ के, राइट। आपके पास ये 3 रास्ते हो गए, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि इन तीनों रास्तों में से किस रास्ते में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आपका ये जवाब देने से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को याद रखना है कि व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द पोजीशन। व्हाट वाज योर इनिशियल पोजीशन, सुपर्ब एकेडमी, एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, होम स्वीट होम। चाहे रास्ता ये हो तब भी इनिशियल और फाइनल वही है, चाहे रास्ता ये हो तब भी इनिशियल और फाइनल वही है, चाहे ये स्ट्रेट पाथ हो तब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस वही हैं। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन में जो चेंज आया है वो चेंज एक ही जितना है। इसका मतलब पाथ 1 से भी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हुई है, पाथ 2 से भी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हुई है और पाथ 3 से भी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हुई है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, आप कहेंगे जी ये डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई है, जिसको ये मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं। इज इट राइट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब गौर करें, यहां पर आप आफ्टर दिस एग्जाम्पल आप ये एक पॉइंट बना सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज independent of the path followed. It depends upon initial and final positions. ये किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल सुन लें, जैसे कि हमारे वो शहरी जो 7 में रहते हैं वो कहते हैं कि 7 से कराची तक का जो रास्ता है वो 1 किलोमीटर हो सकता है अगर सीधा सीधा कोई शॉर्टकट बना दिया जाए। तो फिर हमें क्यों कराची जाने के लिए हैदराबाद आना पड़ता है और फिर कराची जाना पड़ता है 7 से, जो कि 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो याद रखें, चाहे आप हैदराबाद से होकर कराची जाएं, चाहे आप सीधा कराची चले जाएं, दोनों रास्तों से 7 से लेकर कराची तक दोनों रास्तों से डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होगी। इज इट राइट? सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रही है? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर। वो यहां पर भी आप गौर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस है। इसका मतलब ये इन्हीं 2 चीजों पर डिपेंड करती है। अगर 1000 रास्ते बना दिए जाएं सुपर्ब एकेडमी से लेकर आपके घर तक, किसी भी रास्ते से डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस एक ही जैसे हैं सारे के सारे रास्तों के लिए। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज path independent. It depends only upon the initial and final positions. Is it right? अब गौर करें
यहां पर इस डायग्राम में अगर आपने नोटिस किया हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन तीनों पाथ्स में से शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन तीनों पाथ्स में से शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो फिर यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट को एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, वो ये कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between 2 points in a specific direction। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है किसी खास डायरेक्शन में, उस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। लेकिन याद रहे कि उसको कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी दी जाएगी। ओके, ये ऐसे ही है जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। ओके, आपने मुझे गौर किया, मैं इस वक्त आप मुझ पर एक एंगल बना रहे हैं और वो एंगल ये है, इज इट राइट? और अगर मैं आपको कहूं कि अपनी आंखें बंद करो और थोड़ी देर के बाद आप मुझे कहीं और किसी और पोजीशन पर पाओ, जब आप आंखें खोलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पोजीशन में चेंज आया है। मेरी पोजीशन में चेंज आप कैसे मालूम करेंगे? सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मालूम करेंगे। अब आपको क्या पता कि मैंने कौन सा रास्ता, क्या मैं छलांग मार के गया हूं, क्या मैं आपके पीछे से ऐसे घूम के गया हूं, या मैं कहीं ऊपर से होकर गया हूं? कुछ पता नहीं है, इज इट राइट? वो हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। अगर वो पाथ पता भी होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस तो अगर हमें पता है तो पाथ यूजलेस होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट? तो फिर यहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि अगर पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 थर्ड पाथ को कंपेयर करें तो किस पाथ में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? तो आप यहां पर जवाब दे सकते हैं कि सर पाथ 2 कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है पाथ 2 में, पाथ 1 में थोड़ा ज्यादा और पाथ 3 में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इज इट राइट? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके कॉमन सेंस में ये सामने बात आ रही है कि पाथ 3 की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, तो इसी लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम डिस्टेंस को? कि इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस इज द I may define it here. Distance is the length of path followed by a body. Is it right? इसका मतलब हाँ अब समझ में आ रहा है कि 7 वाले जो हैं वो क्यों कहते हैं हाँ जी डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाता है, फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है हैदराबाद से होते हुए कराची जाने के लिए। अगर वही शॉर्टकट सीधा रास्ता बन जाए तो वो फ्यूल कम खर्च होगा और टाइम भी बचेगा, राइट? ज़्यादा डिस्टेंस तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा जर्नी पूरी करने में। सो पाथ की जो लेंथ है उस लेंथ को क्या कहा जाता है? उस लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। ओके, सो डिस्टेंस को जब हम कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, तो तभी हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी पाथ 3 में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, पाथ 1 में थोड़ा कम हुआ है और पाथ 2 में कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इज इट राइट? तो यहां पर एक और चीज़ भी नोटिस करने की है, वो ये कि अगर मैं यहां पर कुछ रास्ते ड्रॉ कर दूं, फॉर सपोज ये कुछ एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इज इट राइट? अब
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पास कोई ये रास्ता है, ओके, ये रास्ता मैंने फॉलो किया, ये तो लेंथ हो गई पाथ की और ये डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, आप कहेंगे जी ये रेड लाइन जो है ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है और ये ब्लैक लाइन जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इज इट राइट? अगर सपोज करें कि मैं पाथ में ये कर्व थोड़ा कम कर दूं, इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये और फाइनल ये, अब मैं कुछ इसको ऐसे कर दूं, इस सूरत में आप कहेंगे डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। यहां पर अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि जी अगेन डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम है। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ही मूव कर रही हो, ओके, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो तो जितना डिस्टेंस उतनी ही डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आप इस सूरत में कहेंगे कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ देन the magnitude of displacement is equal to the distance traveled by a body. Okay, for a body that moves in a straight path, distance traveled by it coincides with the magnitude of its displacement. Is it right? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से। बट इफ द पाथ इज नॉट स्ट्रेट, फॉर अ नॉन लीनियर पाथ, फॉर अ नॉन लीनियर पाथ, distance traveled is always greater than the magnitude of displacement. अगर पाथ स्ट्रेट ना हो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगी और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट हो तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जितनी उतनी ही होगी जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसके साथ साथ एक दो और की पॉइंट्स हैं नोट करने के, गौर कीजिएगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो ऐसा मुमकिन है कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा हो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रही हो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो ऐसा मुमकिन है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो और डिस्प्लेसमेंट कम हो रही हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि डिस्टेंस कम हो रहा हो। इज इट राइट? डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता, ट्रेवल्ड डिस्टेंस हमेशा बढ़ा करता है। फॉर अ बॉडी displacement of a moving body may decrease, but distance traveled always increases. जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो ट्रेवल हुआ हुआ डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। इस चीज़ को समझने के लिए
मैं फिर से कोई ग्राफिकल एग्जाम्पल दूंगा, गौर कीजिएगा। सपोज करें कि हमारे पास कोई बॉडी है, वो यहां से लेकर ऐसी कोई पाथ फॉलो करती हुई यहां पहुंची। इज इट राइट? अगर यहां पहुंची है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? आप कहेंगे जी इसकी डिस्प्लेसमेंट है ये। अगर ये बॉडी इस पॉइंट से आगे बढ़ती है यहां पर, राइट, इसकी डिस्प्लेसमेंट, चले ये बॉडी यहां कहीं पहुंच गई, इज इट राइट? इसकी डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गई, डिस्टेंस भी बढ़ गया और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गई। अब ये बॉडी अगर ट्रैवल करती हुई यहां पहुंचती है, यहां से शुरू हुई और यहां कहीं पहुंची, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? ये। ओके, डिस्टेंस और बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं बढ़ी है या कम हुई है, लेकिन अभी पता चल जाएगा, राइट? अगर इसी मोशन को वो बॉडी जारी रखते हुए यहां कहीं पहुंच गई, तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो गई। डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अब ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। अब अगर ये बॉडी और यहां पर करीब आ गई इनिशियल पॉइंट के, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये और कम हो गई। इज इट राइट? और अगर ये बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट को टच कर ले, तो पोजीशन में चेंज क्या आया? विल से देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वही इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट कम होते होते कितनी हो गई? 0 हो गई। सो इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट of a body in a closed path is always 0। क्लोज्ड पाथ किसे कहा जाएगा? ऐसी कोई पाथ जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। क्लोज्ड पाथ ये ऐसी भी कोई हो सकती है, क्लोज्ड पाथ ऐसी भी कोई हो सकती है, राइट? क्लोज्ड पाथ ऐसी भी कोई हो सकती है, राइट? क्लोज्ड पाथ ये भी हो सकती है, राइट? वो पाथ जो एक क्लोज लूप में हो, ऐसी किसी पाथ को क्लोज्ड पाथ कहा जाएगा। और क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट बॉडी की 0 हो जाया करती है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये पॉसिबल है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? आपने ये भी याद रखना है, मैं यहां पर लिख नहीं रहा बट आपने ये याद रखना है। नाउ यू मे टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूविंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पॉसिबली 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर एक की पॉइंट लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी can be 0, but distance traveled by it always increases and keep increasing। डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबली 0 हो जाती है। किस केस में? जब बॉडी किसी क्लोज्ड पाथ में मूव कर रही हो। इसी पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, एक एमसीक्यू बनता है, गौर कीजिएगा एमसीक्यू क्या है। रेशियो of the
magnitude of displacement to the distance traveled by a body is a unity or greater than unity, B, unity or less than unity, C, unity always, D, none of these. ओके जी, गौर करें इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गौर करें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूनिटी हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस यूनिटी हो सकता है। किस सूरत में? जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। इज इट राइट? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो वो उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब ये रेशियो यूनिटी हो सकता है। इन तीनों चॉइसेस में ये थोड़ा बहुत लग रहा है। ओके, लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है, क्या हमेशा यूनिटी हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये चॉइस नहीं हो सकती। उसके साथ साथ कहा गया है कि रेशियो यूनिटी और ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकती है और डिस्टेंस कम। लेकिन हमने पढ़ा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बॉडी मूव कर रही हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो और डिस्टेंस कम। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएं, और ऐसा अक्सर करके होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट कम। तो इसका मतलब इसकी बी चॉइस करेक्ट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस से कम होती है या फिर बराबर होती है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस वजह से इसकी बी चॉइस करेक्ट हो सकती है। नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Mr. Kamran moves by 3 kilometers in the east, then 4 kilometers in the north. Find the ratio of its displacement to the distance traveled. Okay, आपके पास चॉइसेस हैं। सेवन अपॉन 5, 5 अपॉन 7, 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। इज इट राइट? आपने रेशियो मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड याद रखिएगा। ओके, सो पहले आप डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लें, फिर डिस्टेंस, और उसके लिए थोड़ा ग्राफिकली काम कर लें कि ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कामरान पहले ईस्ट की तरफ गया। यस, हाउ मेनी किलोमीटर्स? 3 किलोमीटर्स। फॉर सपोज दिस लाइन सेगमेंट इज फॉर 3 किलोमीटर्स। फिर वो नॉर्थ के जानिब गया 4 किलोमीटर्स। इज इट राइट?
उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हम कहेंगे 3 + 4, डिस्टेंस कितना आ गया 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, आप कहेंगे कि इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, गौर करें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, कोसाइन लॉ अप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5 किलोमीटर। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, इज इट राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आई 5 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको कितनी मिली 5 किलोमीटर। ओके, तो आपने रेशियो किसका मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, displacement upon distance, that is 5/7। ओके, सो कौन सी चॉइस सही हुई, चॉइस बी। ऐसा ही कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, गौर कीजिएगा। मिस्टर Ali moves by 12 kilometer in the south, then 5 kilometer in the east. Find the magnitude of his displacement. You are having choices, 12 kilometer, 17 kilometer, 13 kilometer, 15 kilometer. So you have to do it at home. इसको घर पे सॉल्व करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, या फिर रब्ता करें मेरे नंबर पर 034682512232। व्हाट्सएप करें, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए इस नंबर पर, आई विल एक्सप्लेन इट, मेरी बैच के स्टूडेंट्स स्पेशली। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, गौर कीजिएगा। सो एन ऑब्जेक्ट, एमसीक्यू है ये, एन ऑब्जेक्ट is made to move in a unit circle. Find its magnitude of displacement. Find magnitude of its displacement and distance traveled in a half cycle. choices हैं 1 meter, half cycle respectively. राइट, चॉइसेस है हमारे पास 1 मीटर, 3.14 मीटर, बी 2 मीटर, 3.14 मीटर, सी 2 मीटर, 6.28 मीटर्स, डी 1 meter, 6.28 meters, right?
इनमें से कौन सी चॉइस सही है मालूम करना बहुत ज़्यादा आसान है। गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम कोई सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हमने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पर यूनिट सर्किल का जिक्र है। यूनिट सर्किल ऐसे सर्किल को कहा जाएगा जिसका रेडियस कितना हो 1 मीटर। यूनिट सर्किल वो जिसका रेडियस कितना होता है 1 मीटर। इज इट राइट? इसका मतलब ये कोई हमारे पास सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर। सपोज करें कि जो ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है उसको मूव करवाया गया यहाँ से, और एग्जैक्टली यहाँ से ये होता हुआ हाफ साइकिल पूरी की और ये यहाँ पहुँचा। इज इट राइट? तो पूछा गया है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखें इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। आप कहेंगे कि जी इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी। इज इट राइट? तो अगर इसका रेडियस 1 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी? आप कहेंगे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय डेल्टा एस, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट पता चल गई है तो डिस्टेंस अब मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस लेट्स से गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू, यहाँ से लेकर लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने में इसने जो पाथ फॉलो की है उस पाथ की लेंथ को कहा जाएगा डिस्टेंस। अगर ये पूरा चक्कर होता तो सरकमफेरेंस होती, आधा चक्कर है तो सरकमफेरेंस का हाफ। सो सी अपॉन 2। सरकमफेरेंस किसके बराबर होती है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। 2 में कैंसिल। इज इट राइट? पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस 1। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 3.14 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्टेंस 3.14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्टेंस 3.14 मीटर रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट देन डिस्टेंस। इज इट राइट? क्लियर है? ऐसा ही कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आपने उसे सॉल्व करना होगा। सो द क्वेश्चन इज, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही कोई क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट is made to move in a circle of radius 2 meter. Find the magnitude of its displacement and distance traveled in 1.5 साइकिल। 1.5 साइकिल में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी और कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो मालूम करें। आपके लिए चॉइसेस हो सकती हैं 2 मीटर एंड 6 मीटर, 4 मीटर एंड 19 मीटर, 6 मीटर एंड 5 मीटर, राइट, then 8 मीटर एंड 20 मीटर। या रखें दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस। आपने ये क्वेश्चन हल करना है, देखते हैं कि इसका जवाब आप क्या देते हैं। यू मस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप मी। नाउ इसी नोयत का एक और सवाल मैं आपको समझाता हूँ और वैसा ही कोई क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए होगा, राइट। सो आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट MCQ
है, गौर कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू सर्क्यूलेट in a circle of 2 meters. Find the magnitude of its displacement to circulate through a quarter cycle. राइट, चॉइसेस हमारे पास है 2 मीटर, 1 मीटर, 2√2 मीटर एंड √2 मीटर। इनमें से कौन सी चॉइस सही होगी ये हमने देखना है। राइट, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीन तरीका यही है कि आप इसको ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा कि आपको दिया क्या गया है और पूछा क्या जा रहा है। सपोज करें ये सर्कुलेट कर रहा है सर्किल में और ये इसका रेडियस हुआ कितना, 2 मीटर्स। ओके, अगर ये स्टार्ट होता है किसी इस पॉइंट से तो क्वार्टर रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो है इस पॉइंट तक पहुंचा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान आप कहेंगे जी ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट? अगर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं डेल्टा एस से शो कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड इसकी फिर कितनी होगी। हम कहेंगे जी ये इसका रेडियस है तो ये भी तो इसका रेडियस हुआ, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना हुआ, 2 मीटर। ओके, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंगल 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √4 + 4 इज इक्वल्स टू √8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2√2। इज इट राइट? सो यहाँ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, ये समझ में ना आए, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें, हो जाएगा बड़ी आसानी से। या मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ गौर करें। इसको हाइपोटेन्यूस स्क्वायर या हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 2, 2 का स्क्वायर। इज इट राइट? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का, आप इसको लिख सकते हैं √4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू √8, और √8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√2। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट राइट? इज इट क्लियर? होपफुली क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्पीड और वेलोसिटी पर होगा। आई होप कि आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले बुक की रीडिंग कर लेंगे। बुक रीड करना एक्सट्रीमली नेसेसरी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जितनी बार ज़्यादा हो सके बुक की रीडिंग करें। हर एक टॉपिक को कम से कम 3 बार रीड करें, और उससे ज़्यादा अगर पॉसिबल है तो रीडिंग करें। बुक इज़ द की फॉर यू टू गेट सक्सेस इन द एंटी टेस्ट। थैंक यू सो मच।